हेलो बच्चों। तो एक बार फिर से मैं आपको वीडियो बनाने के लिए हाजिर हुआ हूं और आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्लास 12th का सॉलिड स्टेट। ठीक ना। तो लेट अस सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट क्या है भाई? जैसा कि हम लोग जानते हैं सॉलिड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉलिड। आप अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके होंगे कि सॉलिड रिजिड होता है, उनके फिक्स पोजीशंस होते हैं पार्टिकल्स के, ठीक है ना। काफ़ी हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उनका होता है, ठीक। और उनका शेप और वॉल्यूम डेफिनिट होता है, ठीक। तो हम क्या पढ़ेंगे पहले? सॉलिड का जो है इनका क्या होता है? डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम, ठीक है। इसका डेफिनिट शेप एंड क्या है? वॉल्यूम है। और ये क्या होते हैं? रिजिड होते हैं। ये रिजिड होते हैं। रिजिड मतलब जिसको बोलते हैं हार्ड। क्या रिजिड मीन्स? क्या हार्ड होंगे, ठीक ना। और क्या होते हैं ये? इनके जो पार्टिकल्स होते हैं, इनके पार्टिकल्स आर फिक्स्ड, ठीक है, एंड ऑसिलेट। और इनका पार्टिकल ऑसिलेट करेगा, ठीक। ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, ठीक है, मीन पोजीशन। ध्यान से समझो इसको। मतलब क्या हुआ? ये देखो क्या है? सॉलिड है ना। सॉलिड हुआ तो सॉलिड का जो पार्टिकल होगा, सॉलिड का जो पार्टिकल होगा ये अपने मेन पोजीशन को पकड़ के, ये इसका, ये सॉलिड का मान लो पोजीशन है, ठीक है। ये डिफरेंट, ये क्या है? पॉइंट्स है और सॉलिड इस पोजीशन पे पड़ा हुआ है। तो मीन फ्री पाथ मतलब कि ये थोड़ा सा आगे जाएगा वाइब्रेट करता हुआ, और थोड़ा सा पीछे आएगा और फिर वहीं पे आकर रुक जाएगा। मतलब कि आगे गया, ठीक, और पीछे आया और पीछे गया और फिर वहीं पे जाकर रुक गया, ठीक। तो इसको बोलते हैं क्या? ऑसिलेशन करना। तो ऐसे सॉलिड क्या करता है? अपने मीन फ्री पाथ पे क्या करता है? ऑसिलेट करता चला जाता है, ठीक ना। तो इसको बोलते हैं ऑसिलेट करना, ठीक ना। और इसमें क्या पढ़ते हैं? हाई इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटर पर्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होते हैं? हाई होते हैं। इसको आप स्ट्रॉन्ग भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? हाई और स्ट्रॉन्ग। इंटर पर्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब लिक्विड के कंपैरिजन में और गैस के कंपैरिजन में सॉलिड के जो दो मॉलिक्यूल होते हैं, ये सॉलिड के दो मॉलिक्यूल काफी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक। यही रीजन है इनके रिजिडिटी होने के पीछे। ये काफी हाईली रिजिड क्यों होते हैं? क्योंकि इनके पार्टिकल्स एक दूसरे को काफी अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हुआ सॉलिड का कुछ बेसिक डेफिनेशंस जो कि आप अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो अब आगे चलते हैं हम, ठीक ना। तो नेक्स्ट हमारा क्या है कि सॉलिड का, अब हम क्लासिफिकेशन आपको बताएंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, है ना। तो सॉलिड का क्लासिफिकेशन, ठीक है। सॉलिड क्लासिफिकेशन मतलब गैस और लिक्विड के बारे में हमें कुछ बताना नहीं है इसमें। सॉलिड स्टेट तो सॉलिड स्टेट, और लिक्विड और गैस के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं कि लिक्विड का क्या होगा? वॉल्यूम डेफिनिट होगा लेकिन शेप डेफिनिट नहीं होगा। मतलब किसी भी बर्तन में, किसी भी पॉट में, किसी भी वेसल में उसको रख दो, उसी का शेप वो ले लेगा, ठीक है। और गैस का क्या होता है कि उसका शेप और वॉल्यूम दोनों ही इनडेफिनिट होते हैं, दोनों फिक्स नहीं रहते। मतलब 5 लीटर के बर्तन में, 5 लीटर के वेसल में यदि आप किसी गैस को क्या कर दो, पैक करो, तो 5 लीटर उसका वॉल्यूम हो जाएगा। और यदि उसी को 10 लीटर के पॉट में यदि आप भर दो तो क्या होगा? 10 लीटर का वॉल्यूम उसका हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक। तो वॉल्यूम डेफिनेट नहीं है। पूरे कमरे में छोड़ दो तो पूरे कमरे के बराबर उसका वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम गैस का फिक्स नहीं है, ठीक। जबकि लिक्विड का फिक्स है। क्यों? क्योंकि 1 लीटर वाटर आप लेते हैं, 1 लीटर वाटर को कहीं भी फेंक दो वो 1 लीटर ही रहेगा। कितना रहेगा? 1 लीटर ही रहेगा, ठीक है ना। लेकिन उसका शेप इंडिफिनिट है। किसी भी जगह पे, किसी भी बर्तन में, किसी भी पॉट पे डाल दो, उसका शेप ले लेगा।
तो लिक्विड का शेप क्या है, इनडेफिनिट, और वॉल्यूम क्या है उसका, डेफिनिट होता है, ठीक है ना। और फिर हम आगे देखते हैं, गैस में दोनों ही इनडेफिनिट हो गए, और गैस में के मॉलिक्यूल्स जो होंगे एक दूसरे से काफी दूरी पे रहेंगे, ठीक ना, ठीक। और लिक्विड में गैस के कंपेरिजन में थोड़ा नजदीक होते हैं, और सबसे नजदीक कहाँ होता है, सॉलिड में होता है। तो ये सभी आप पहले क्लासेस में पढ़ चुके हैं, इसलिए लिखवाने की जरूरत नहीं है। अब आगे चलते हैं, सॉलिड का दो टाइप, ठीक ना, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक एमॉर्फस सॉलिड, ठीक। तो सॉलिड के टाइप्स, सॉलिड के टाइप्स कितने हो सकते हैं, एक है फर्स्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। और सेकेंड क्या है, अमॉर्फस सॉलिड, अमॉर्फस सॉलिड्स। अब देखो यहां पे क्रिस्टलाइन, अब सिंपल सी बात है, अब इसका पहले एक फीलिंग आपको करवाता हूं मैं, ठीक ना, पहले फील करो, फिर उसके बाद बाकी जो पॉइंट्स होगा वो लिखना है, ठीक है। सिंपल सी बात है, जिस सॉलिड को अपने उंगलियों के बीच में रखो, उंगलियों के बीच में रखेंगे और चुभा जहां स्किन में चुभ गया, कांटा जैसा गड़ेगा, तो समझो कि वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है। हालांकि एकदम शार्प डिमार्केशन ऐसा नहीं है, लेकिन जनरली ये है, ठीक ना। और उंगलियों के बीच में रखने पे जो बिल्कुल चिकना महसूस हो, ठीक है, जो सॉफ्ट लगे, तो हम उसको बोलते हैं एमॉर्फस सॉलिड, ठीक। तो पहले विजुलाइज करने की कोशिश करो, ये क्या हो जाएगा, ठीक है, ये गड़ेगा, गड़ने वाला, और ये क्या होगा, ये क्या होगा, गड़ने वाला और चुभने वाला, और ये क्या होगा, ये बिल्कुल चिकना होगा, ठीक, चिकना। तो क्या ये एग्जाम में लिखेंगे तो आपको नंबर मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो बढ़िया, अब चले थोड़ा सा बुक के अंदर घुसे, ठीक है, नॉलेज ले लें। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम अब ऐसे देखते हैं, ठीक है ना। क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड के बीच में जो डिफरेंस होगा उसको हम लिख देते हैं। एक साइड में क्रिस्टलाइन सॉलिड लिख लो, क्या, एक साइड में क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक साइड में क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ठीक है, और दूसरे तरफ क्या लिखोगे, अमॉर्फस सॉलिड, अमॉर्फस सॉलिड्स, ठीक, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड अमॉर्फस सॉलिड। तो फर्स्ट क्या है, ये क्या होगा, हार्ड होगा, पहली बात, और ये क्या होगा भाई, सॉफ्ट होगा, ठीक, हार्ड और सॉफ्ट, ठीक ना। इसकी हाई मेल्टिंग पॉइंट होगी, और इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होगी, इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होगी, लो होगी, लो मेल्टिंग पॉइंट, समझ रहे हो। और ये थर्ड क्या है, मेल्टिंग पॉइंट काफी शार्प होगा, शार्प मेल्टिंग पॉइंट, मतलब समझना, यदि कोई 800 डिग्री सेल्सियस पे कोई सॉलिड मेल्ट करेगा तो 800 डिग्री पे ही मेल्ट करेगा, 799 पे भी वो मेल्ट नहीं करेगा। सोच लो, 799 डिग्री सेल्सियस दे दोगे, उसके बावजूद भी मेल्ट नहीं करने जा रहा है, 800 डिग्री पे पहुंचेगा तभी मेल्ट करेगा। मतलब किसी पर्टिकुलर सॉलिड का यदि मेल्टिंग पॉइंट 800 डिग्री सेल्सियस है तो, ठीक, किसी का 1400 डिग्री सेल्सियस है तो 1399 डिग्री सेल्सियस दे दोगे, 1 डिग्री कम, उसके बावजूद भी मेल्ट नहीं करेगा वो, ठीक है। तो इतना शार्प होता है मेल्टिंग पॉइंट उसका, ठीक है। और यहां पे क्या है, यहां पे मेल्टिंग पॉइंट ओवर ए रेंज होता है, मेल्टिंग पॉइंट ओवर ए रेंज ऑफ, ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक, टेम्परेचर का ओवर ए रेंज पे होता है, मतलब रेंज रहेगा 100 से 150 के बीच में, ठीक है, 200 से 250 के बीच में, इट डिपेंड्स ऑन सॉलिड्स, किस टाइप का एमॉर्फस सॉलिड है उसके ऊपर क्या करेगा, डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो ऐसा रेंज फॉलो करता है, ठीक। चलो फोर्थ नंबर क्या है भाई, फोर्थ नंबर है कि इसके पार्टिकल्स जो होते हैं, पार्टिकल्स आर अरेंज्ड, ठीक, पार्टिकल्स आर अरेंज, कैसे अरेंज होंगे, अरेंज इन ए पर्टिकुलर, इन ए पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल मैनर, ठीक,
पार्टिकुलर ज्योमेट्रिकल मैनर, पार्टिकल जो होगा पार्टिकुलर ज्योमेट्रिकल मैनर में क्या होगा, अरेंज होगा। यहां पे देयर इज नो पार्टिकुलर ज्योमेट्रिकल मैनर, ठीक, नो पार्टिकुलर ज्योमेट्रिकल मैनर, यहां पे कोई पार्टिकुलर ज्योमेट्रिकल मैनर उसका नहीं होगा पार्टिकल का, ठीक। अब देख लो पार्टिकुलर ज्योमेट्रिकल मैनर का क्या मतलब होता है, ठीक। कोई हेक्सागोन के फॉर्म में अरेंज रहेगा, कोई क्यूबिकल फॉर्म में अरेंज रहेगा, समझ रहे हो, कोई किसी और फॉर्म में अरेंज रहेगा, रोम्बस के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से अरेंजमेंट होगा किसमें, क्रिस्टलाइन सॉलिड में। लेकिन एमॉर्फस सॉलिड में ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक। चलो अब यहां पे 5th नंबर में हम देखेंगे क्या कि ये शो करता है, इट शोज लॉन्ग रेंज ऑर्डर, लॉन्ग रेंज ऑर्डर एलआरओ, एलआरओ मतलब लॉन्ग रेंज ऑर्डर। और ये क्या शो करेगा, ये शो करता है शॉर्ट रेंज ऑर्डर, ठीक है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। और 6 पॉइंट में क्या है, 6 पॉइंट में इट शोज, ये शो करेगा एनाइसोट्रॉपी, इट शोज अनाइसोट्रॉपी, लिख लेना एनाइसोट्रॉपी, ये एनाइसोट्रॉपी को शो करता है। ये शो करेगा आइसोट्रॉपी, दोनों पॉइंट में समझाता हूं, आइसोट्रॉपी, इट शोज आइसोट्रॉपी, ठीक है। इतना आप लोग लिख लीजिए, फिर समझाते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलआरओ लॉन्ग रेंज ऑर्डर एंड एसआरओ शॉर्ट रेंज ऑर्डर, एंड व्हाट डू यू मीन बाय एलोट्रॉपिक, एनाइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक, ओके। सो आई एम गोइंग टू दैट टॉपिक। अब इसको मिटाता हूं, इसको मिटाऊं, इसको मिटाया, अब समझो। देखो अब पार्टिकुलर ज्योमेट्रिकल मैनर का मतलब समझो। ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्रिकल मैनर का मतलब क्या होता है, ज्योमेट्रिकल मैनर का मतलब होता है कि कोई सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड कुछ इस तरीके का रहेगा, ठीक है। ऐसा क्यूबिकल फॉर्म में, और यहां पे क्या होगा, ये सभी पॉइंट पे उसके पार्टिकल्स रहेंगे, उसके पार्टिकल इन सभी पॉइंट पे रहेंगे, ठीक। तो एक पार्टिकुलर क्या है, ज्योमेट्रिकल मैनर है, ठीक ना। कोई क्या रहेगा, हेक्सागोन के फॉर्म में रहेगा इस तरीके से, ठीक है। और इसके कॉर्नर पे क्या रहेंगे, उस सॉलिड के मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड के पार्टिकल्स रहेंगे, ठीक है ना। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या रहेंगे, पार्टिकल्स रहेंगे, तो ऐसे रहेंगे पार्टिकल्स, तो हम इसको बोलते हैं, ठीक। ये क्यूबिकल है और ये क्या है, हेक्सागोनल है। तो ये ज्योमेट्रिकल का मतलब हुआ हेक्सागोनल। ये क्या हुआ, पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल मैनर जो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में मिलता है। कहां पे मिलता है, इन क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये किस में मिलेगा, इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में मिलता है। ये पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल मैनर का ये मीनिंग हुआ। अब लॉन्ग रेंज ऑर्डर समझते हैं क्या होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर एलआरओ, ठीक। लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब है कि एक पर्टिकुलर छोटे से पार्ट की स्टडी करके आप पूरे पार्ट के अरेंजमेंट का पता लगा सकते हैं कि कैसा अरेंजमेंट होगा। मतलब एक छोटे से पार्ट में जो उसके पार्टिकल का अरेंजमेंट होगा, जैसे अरेंज होगा, वैसे ही एक बड़े से पार्ट उस सॉलिड का होगा, उसमें सेम अरेंजमेंट को क्या करेगा, शो करेगा, ठीक है। मान लो जैसे सपोज करो कि नमक हुआ NaCl, तो NaCl के एक छोटा क्रिस्टल ले लो, छोटे क्रिस्टल में जैसा अरेंजमेंट होता है ठीक उसी तरीके से नमक का आपको पहाड़ दे देंगे, पूरा इंटायर अरेंजमेंट वैसा ही शो करेगा, ठीक है। मतलब एक छोटे पार्ट का स्ट्रक्चर को देखो तो पूरे पार्ट का स्ट्रक्चर आप बता सकते हैं। इसको बोलते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर, ठीक। तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर मतलब क्या हुआ, ठीक ना। पार्टिकल्स क्या होंगे, अरेंज होंगे,
particles are arranged in same geometrical manner in the entire solids में पार्टिकल सेम ज्योमेट्रिकल मैनर में क्या होगा, अरेंज होगा। तो हम बोलते हैं कि वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। ठीक, तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर कौन शो करता है? इट इज शोन बाय क्रिस्टलाइन सॉलिड। कौन शो करता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के द्वारा। दिस इज शोन बाय क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के द्वारा क्या होता है, ये शो किया जाता है। इसको बोलते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर। और शॉर्ट रेंज ऑर्डर क्या होता है? ठीक, देखो अब इसको जरा मिटाते हैं। शॉर्ट रेंज ऑर्डर जरा समझो क्या होता है। तो पहले एक बार फिर लॉन्ग रेंज ऑर्डर के बारे में बता रहे हैं। तो देख लो लॉन्ग रेंज ऑर्डर। अब यहाँ पे ये है ऐसे और ऐसे। तो ठीक ऐसे ही क्या होगा, पूरा एकदम पूरे सॉलिड में इसी प्रकार से, इसी टाइप से आप क्या देखेंगे, अरेंजमेंट देखेंगे। तो एक छोटे से पार्ट में देख लो अरेंजमेंट क्या है, ये है छोटे से पार्ट में। तो बड़े से पार्ट में भी क्या है, एकदम सेम अरेंजमेंट सब जगह मिल रहा है। देखो सेम अरेंजमेंट सब जगह मिल रहा है, मिला कि नहीं मिल रहा है। इसी को बोलते हैं क्या, लॉन्ग रेंज ऑर्डर, LRO। ठीक, लेकिन शॉर्ट रेंज ऑर्डर जिसको बोलते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर, ये क्या होता है भाई शॉर्ट रेंज ऑर्डर? शॉर्ट रेंज ऑर्डर इट इज शोन बाय एमॉर्फस सॉलिड। ये किसके द्वारा शो किया जाएगा? बाय एमॉर्फस सॉलिड्स। ये एमॉर्फस सॉलिड्स के द्वारा क्या किया जाएगा, शो किया जाएगा। ठीक है ना। तो एमॉर्फस सॉलिड शो करेगा तो कैसे होगा भाई? तो अमॉर्फस सॉलिड जितने भी होते हैं उसमें देखोगे बहुत कम जगहों पे कुछ अरेंजमेंट रेगुलर मिलता है। बाकी सभी जगहों पे, मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे क्या होगा, एकदम स्कैटर्ड और तितर बितर अरेंजमेंट मिलेगा। ठीक है। तो जैसे कि आप आसमान में तारों को देखते हो, हालांकि तारा जो है सो बहुत बिग सॉलिड्स हैं। ठीक, उनके अरेंजमेंट को हम नहीं कर सकते हैं कि मतलब शॉर्ट रेंज ऑर्डर का है, लेकिन मान लो एक तरह से। ठीक, आसमान में तारों को देख लो, तो तारों को देखते हो तो सभी तारे स्कैटर्ड रहते हैं, तितर बितर। ठीक है, लेकिन कॉन्स्टिलेशंस जो होता है, जिसको सप्तऋषि बोलते हैं हिंदी में, तो 7 तारों का वो ग्रुप होता है, वो एक पर्टिकुलर मैनर में अरेंज रहता है। ठीक है, तो बोलेंगे उसको क्या कि यहाँ पे शॉर्ट रेंज ऑर्डर इसका है। ठीक, लेकिन इंटायर यदि जितने भी स्टार्स थे वो सभी एक पर्टिकुलर मैनर को शो करते, तो हम बोलते हैं कि लॉन्ग रेंज ऑर्डर को शो कर रहे हैं। ठीक है, बात आई समझ में? यस, चलो। तो अमॉर्फस सॉलिड देख लो। अमॉर्फस सॉलिड क्या होंगे, बिल्कुल स्कैटर्ड है, एक यहाँ तो एक यहाँ तो एक यहाँ तो एक यहाँ, इस तरीके से ऐसे है। लेकिन एक छोटे से पार्ट में उसको देखा गया क्या, देख लो छोटे से पार्ट में क्या देखा गया, ये देखो एक छोटे से पार्ट में हम क्या देख रहे हैं, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट देख रहे हैं। देखो इस वाले पार्ट में यहाँ पे क्या है, एक तरीके का अरेंजमेंट देख रहे हैं। ठीक है, और बल्कि इसको आगे बढ़ा लो तो ऐसा हम देख रहे हैं। तो इसको बोलेंगे शॉर्ट रेंज ऑर्डर, लेकिन ओवरऑल क्या है, स्कैटर्ड ऑर्डर है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर को शो नहीं कर रहा है। तो इट इज शोन बाय एमॉर्फस सॉलिड एंड दिस इज लॉन्ग रेंज ऑर्डर एंड दिस इज शॉर्ट रेंज ऑर्डर। ठीक है, अब चलते हैं आइसोट्रॉपी और एनाइसोट्रॉपी पे। ठीक, इसको मिटाऊं, चलो मिटा इसको। बोले कहा रहे मिटा सर, मिटा रहे इसको, मिटाया। ठीक है, अब देखो आगे नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा ये है, देखेंगे आइसोट्रॉपी एंड एनाइसोट्रॉपी। ठीक, तो पहले तो आइसोट्रॉपी को देख लें। आइसोट्रॉपी क्या है? आइसोट्रॉपी का मतलब है कि कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी ऐसे होते हैं, ठीक है, जो डायरेक्शन चेंज होने पे चेंज हो जाते हैं। अब सॉलिड का ओरिएंटेशन चेंज करो। ठीक, सॉलिड ऐसे है तो उसकी प्रॉपर्टी कुछ, ऐसे कर दिया तो प्रॉपर्टी कुछ, ऐसे किया तो कुछ, ऐसे कर दिया तो कुछ, ऐसे कर दिया तो कुछ। ठीक है,
तो सॉलिड का ओरिएंटेशन चेंज करेंगे और प्रॉपर्टी चेंज हो जाए तो हम उसको नहीं कहेंगे कि वो आइसोट्रोपिक है, ठीक है, वो एनाइसोट्रोपिक है, ठीक ना। लेकिन ओरिएंटेशन कैसे भी चेंज करो, सॉलिड का डायरेक्शन कैसे भी चेंज करो, वो फिजिकल प्रॉपर्टी सेम ही रहता है, तो हम कहेंगे कि ये आइसोट्रोपी को क्या कर रहा है, शो कर रहा है, ठीक है, इसको शो कर रहा है आइसोट्रोपी, ठीक। तो आइसोट्रोपी मीन्स सेम प्रॉपर्टी, ठीक, फेनोमेनन ऑफ शोइंग, फेनोमेनन ऑफ शोइंग, ठीक है, showing the same properties, showing the same properties of some physical same phenomenon of showing the same particular physical properties, ठीक है, properties along all the direction, सारे डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टी को शो करना, इसको आइसोट्रोपी बोलते हैं। तो आइसोट्रोपी इज शोन बाय अमॉर्फस सॉलिड, अमॉर्फस सॉलिड जो होगा ये आइसोट्रोपी को क्या करेगा, शो करेगा, ठीक, इट इज शोन बाय अमॉर्फस सॉलिड, ठीक ना। अब देख लो एनाइसोट्रोपी, एनाइसोट्रोपी जो होगा ये तो आइसोट्रोपी हो गया, क्यों, क्योंकि अमॉर्फस सॉलिड जो है स्कैटर्ड फॉर्म में रहते हैं, किस फॉर्म में रहते हैं, स्कैटर्ड फॉर्म में रहते हैं, तीतर बितर फॉर्म में रहता है, तो तीतर बितर फॉर्म में रहेगा, ठीक है, बिल्कुल स्कैटर्ड फॉर्म में है, ठीक, तो सभी जगहों से प्रॉपर्टी उसकी क्या होती है, डिफरेंट डायरेक्शन से हमें क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर लें, ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो लाइट यहां से घुसेगा तो यहां से घुसेगा तो क्या होगा, सभी जगह बराबर मात्रा में रोक दिया जाएगा उसको, क्योंकि तो स्कैटर्ड फॉर्म में है, ठीक है, सभी तरफ से सेम उसकी क्वालिटी मिलेगी, कहीं से डिफरेंट नहीं मिलेगा, इसको बोलते हैं क्या, आइसोट्रोपी। क्यों, क्योंकि ये स्कैटर्ड फॉर्म है तो लाइट का रुकावट जो है सभी जगहों से सेम होगा, ठीक ना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। लेकिन एनाइसोट्रोपी को जरा देखो, अब एनाइसोट्रोपी थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं, एनाइसोट्रोपी, ठीक, एनाइसोट्रोपी, तो अनाइसोट्रोपी क्या होता है भाई, एनाइसोट्रोपी, ठीक, एनाइसोट्रोपी मतलब इसको क्या बोलेंगे, द फेनोमेनन ऑफ शोइंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज, डिफरेंट properties along different direction, ठीक है, मतलब आप बोल सकते हैं कि सेम प्रॉपर्टी क्या करेगा, उस मटेरियल के द्वारा डिफरेंटली दिखाया जाएगा, ठीक है, डिफरेंट ओरिएंटेशन में, ओरिएंटेशन चेंज करेंगे तो, ठीक है, तो सेम प्रॉपर्टी is shown in different magnitude in different ओरिएंटेशन, ठीक है, ओरिएंटेशन ऑफ द सॉलिड, सॉलिड के डिफरेंट ओरिएंटेशन में क्या होगा, बिल्कुल डिफरेंट दिखाया जाएगा, ठीक है, कैसे जरा समझाने की कोशिश करते हैं।
क्या इसको मिटाऊं? ठीक है, एग्जाम्पल प्रॉपर्टी क्या है, जैसे एग्जाम्पल के लिए क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स RI, ठीक है, फिर स्पेसिफिक हीट, और इसके बाद क्या है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज, ठीक, ऐसे हैं जो क्रिस्टलाइन सॉलिड के द्वारा डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंटली दिखाए जाते हैं। ठीक, अब जरा दिखाते हैं क्यों ऐसा होगा, एक्सप्लेन करते हैं। ठीक ना, तो इसके पीछे जो रीजन है वो कुछ इस टाइप का है, ध्यान से। अब देखो सॉलिड का क्या होता है, सॉलिड का अरेंजमेंट तो तितर बितर है नहीं, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट शो कर रहा है, वो एक पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल मैनर में क्या है, अरेंज है। ठीक है, अब देखो पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल मैनर में अरेंज किया, एक ये है, एक ये है, ऐसे ऐसे सॉलिड है। ठीक, ये और ये, फिर ये और ये, और फिर उसके पार्टिकल ऐसे हैं, ऐसे हैं, ये देखो, ये सॉलिड क्या है, पार्टिकल है। अब क्या होता है कि हम ऐसे एक लाइन खींचते हैं, ठीक है, तो इस लाइन से पास करता हुआ बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा ऐसे पार्टिकल है। ठीक है, और यदि ऐसे खींचते हैं तो देखो सेम पार्टिकल मिल गया ना, ऐसे खींचते हैं तो सेम बट डिफरेंट, इससे डिफरेंट मिला। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर लें, स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात कर लें, तो डिफरेंट ओरिएंटेशन में क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक हीट की, तो डिफरेंट ओरिएंटेशन में क्या होगा, वो प्रॉपर्टी डिफरेंट होगा। इसलिए डायमंड को क्या करते हो, घुमाते हो, तो डायमंड को घुमाते हैं तो क्या है, कई तरीके से चमकता है, ओरिएंटेशन चेंज हुआ, बस चमक चेंज हुआ उसका। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की प्रॉपर्टी भी उसकी चेंज करती है। ठीक ना, तो इस तरीके से क्या होता है, हमारा ये एनाइसोट्रॉपी प्रॉपर्टी होती है, शो की जाती है, एनाइसोट्रॉपी। ठीक, अब जो मटेरियल इन प्रॉपर्टी को शो करते हैं बस उसमें ट्रॉपी से ट्रॉपिक कर देना है। जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड एनाइसोट्रॉपिक होते हैं, ठीक है, और अमॉर्फस सॉलिड क्या होते हैं, आइसोट्रॉपिक होते हैं। ठीक है, इस तरीके से। चलिए अब आगे चलते हैं। ठीक, देखो अब जो अमॉर्फस सॉलिड हैं, अमॉर्फस सॉलिड्स जो होते हैं, ठीक है ना, अमॉर्फस सॉलिड, इनको क्या क्या कहा जाता है, दे आर ऑल्सो नोन एज स्यूडो सॉलिड्स। क्यों इनको स्यूडो सॉलिड्स बोलते हैं, स्यूडो में झूठा सॉलिड, फॉल्स सॉलिड। क्यों, क्योंकि इसमें लिक्विड जैसा फ्लूइडिटी को देखा गया है। ठीक है ना, अभी समझाते हैं। तो क्यों, रीजन क्या होगा, बिकॉज दे ये शो करते हैं फ्लूइडिटी। ठीक, फ्लूइडिटी लाइक लिक्विड्स, लिक्विड जैसे फ्लूइडिटी को क्या करते हैं, शो करते हैं। ठीक, कैसे भाई, कैसे बोलोगे? अब देखो ध्यान से, क्या आप ओल्ड बिल्डिंग में चले जाओ, पुराना बिल्डिंग, ठीक है, दिल्ली चले जाओ, आगरा चले जाओ, कहीं और ऐसे ऐतिहासिक जगहों पे जाओ जहां पे 200-400 साल पुराना बिल्डिंग मिले। ठीक है, वहां पे देखोगे कि खिड़कियों में जो शीशा लगी हुई है, तो शीशा लगा हुआ है तो नीचे की ओर शीशा मोटा हो गया है और ऊपर वाला शीशा पतला हो गया है, जबकि शुरू में जब बना रहा होगा वो शीशा तो पूरी मोटाई उसकी सेम रही होगी। ठीक है, लेकिन 500 सालों में क्या हुआ, चूंकि ये तो है स्यूडो सॉलिड, मतलब लिक्विड जैसा फ्लूइडिटी है, लेकिन फ्लूइडिटी मतलब फ्लो करने का प्रॉपर्टी काफी स्लो है। ठीक है, काफी क्या है, स्लो है। तो जब काफी स्लो है मतलब कि हाईली विस्कस है, और यही रीजन है कि अमॉर्फस सॉलिड को क्या बोलते हैं, सॉलिड विथ मतलब लिक्विड विथ हाई विस्कोसिटी भी कहा जाता है, मतलब हाई विस्कोसिटी वाला लिक्विड भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि 200-400 सालों में धीरे धीरे फ्लो करके उसका मटेरियल नीचे आया, और नीचे आने के बाद बेस पे मोटा हो गया हो और ऊपर पतला हो गया। ठीक है, यही रीजन है। ठीक ना,
तो इसीलिए स्यूडो सॉलिड बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? लिक्विड विथ हाई विस्कोसिटी, लिक्विड जिसमें हाई विस्कोसिटी हो। ठीक, ये क्या है आपका बोलते हैं एमॉर्फस सॉलिड के बारे में। ठीक है, और इसको बोलते हैं इट इज ऑल्सो नोन एज सुपर कोल्ड लिक्विड। क्या बोलते हैं? सुपर कोल्ड लिक्विड भी क्या बोलते हैं? इसको कहते हैं सुपर कोल्ड लिक्विड। ठीक है, सुपर कोल्ड लिक्विड भी इसको कहते हैं। ठीक, ये हो गया आपका एमॉर्फस सॉलिड के बारे में और कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज आपको दे दिया। ठीक है, अब दोनों का एग्जांपल देख लेते हैं अपन। एग्जांपल क्या होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड का और एमॉर्फस सॉलिड का? क्या एग्जांपल होगा उसको देखते हैं जरा। ठीक, देखो एग्जांपल्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक है, एग्जांपल्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का एग्जांपल क्या हो सकता है उसको जरा देखें। ठीक है, क्या है एग्जांपल भाई? पहला, जितने भी ऑल आयोनिक सॉलिड्स, जितने भी आयनिक सॉलिड्स हैं, आयनिक सॉलिड्स बता सकते हैं NaCl नमक, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक, CaCl2, ठीक ना, EtC, ये सब क्या है? आयनिक क्लोराइड है। आयनिक मतलब सॉलिड्स हैं, क्लोराइड नहीं सॉलिड्स हैं। ठीक, और ऑल सॉलिड मेटल्स, जितने सॉलिड मेटल्स हैं वो सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं। ठीक है, और क्या? इवन सल्फर, जो ए सेट बोल रहे हैं सल्फर, और फास्फोरस P4 और I2, मतलब ये सब तो नॉन मेटल है, लेकिन नॉन मेटल भी क्रिस्टलाइन होते हैं। ये क्या है? नॉन मेटल्स हैं, ये नॉन मेटल्स हैं, ये भी क्रिस्टलाइन है। ठीक ना, नॉन मेटल्स। डायमंड, डायमंड भी आपका क्या है? डायमंड, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट और नेफ्थलीन का बॉल, जो कपड़ों में बॉल रखा जाता है नेफ्थलीन का, कीड़ा न लगने, जर्म को हटाने के लिए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं नेफ्थलीन, नेफ्थलीन। ठीक, ये सभी जो है बच्चों क्रिस्टलाइन सॉलिड में आते हैं। ठीक है, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। और अमॉर्फस सॉलिड का क्या एग्जांपल है उसको जरा देखते हैं। अमॉर्फस सॉलिड का एग्जांपल, एग्जांपल्स ऑफ अमॉर्फस सॉलिड। अमॉर्फस सॉलिड्स का क्या एग्जांपल होगा? फर्स्ट, ठीक, पहला तो चीज, चीज, ठीक है, पनीर, बटर, सॉलिड बटर, सेमी गीला बटर नहीं, सॉलिड बटर, सॉलिड बटर इसका एग्जांपल है। फिर प्लास्टिक एग्जांपल इसका है, प्लास्टिक्स, प्लास्टिक के बाद में फिर क्या एग्जांपल है? रबर। अब प्लास्टिक में देखो ऐसे पूछ देगा पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC, ये भी प्लास्टिक होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक, ये सभी किस में आते हैं? और ग्लास, ग्लास जो हुआ अमॉर्फस सॉलिड में आता है। ठीक है, अमॉर्फस सॉलिड में। अब देखो, अब एक क्वार्ट्ज के बारे में देखो। क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज का नाम सुना है? क्वार्ट्ज का माला मिलता है एकदम, मतलब कि ट्रांसपेरेंट ग्लास का माला पहने कुछ लोगों को देखे हो, दाने दाने टाइप का, वो हेक्सागोनल टाइप का रहता है, तो उसको बोलते हैं क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज का हिंदी स्फटिक होता है। ठीक, रात में अंधेरे में रगड़ोगे तो चमक प्रोड्यूस करेगा, चन चन चमकेगा। ठीक है, तो जब चमकेगा वो और चिंगारी भी निकलता है, उसको बोलते हैं क्वार्ट्ज। तो वो जो क्वार्ट्ज हुआ, क्वार्ट्ज जो होता है ये क्रिस्टलाइन भी होता है। क्या होगा? क्रिस्टलाइन। और यही क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज को यदि तुम ग्लास में कन्वर्ट कर दोगे, इफ इट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लास, कन्वर्टेड इनटू ग्लास, ठीक, देन इट बिकम्स अमॉर्फस, देन इट बिकम्स, तब क्या हो जाएगा? अमॉर्फस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देन इट बिकम्स अमॉर्फस, तब क्या हो जाएगा? ये अमॉर्फस हो जाएगा। ठीक, तो क्वार्ट्ज क्रिस्टलाइन होगा। और क्वार्ट्ज जो होता है
यदि कन्वर्ट करें ग्लास में तो इसी क्वार्ट्ज को जब ग्लास में कन्वर्ट करें तो क्वार्ट्ज ग्लास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वार्ट्ज ग्लास भी इसको कहा जाता है। तो इसको ध्यान आप लोग रखिएगा, ठीक है ना। अच्छा, एक और लास्ट डिफरेंस छूट गया, उसको लिख लेना छठे डिफरेंस में, ठीक है, उसको बता देना। 6 नंबर का डिफरेंस क्या है उसको लिख लेना। क्या? तो 6 नंबर का ये डिफरेंस है एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन में। 5 डिफरेंस बताए थे, इधर क्रिस्टलाइन इधर अमॉर्फस, ठीक। तो छठे नंबर का डिफरेंस यह है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं, ठीक ना, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होंगे उसको काटने पे यदि कट करेंगे तो एकदम स्मूथ सरफेस देगा, समझ रहे हो, क्रिस्टलाइन सॉलिड। और जबकि अमॉर्फस सॉलिड को काटेंगे तो वे भी सरफेस देता है, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। तो आफ्टर कटिंग, ये कटिंग करने के बाद क्या होगा? आफ्टर कटिंग दे प्रोड्यूस, ये प्रोड्यूस करेंगे क्या? प्रोड्यूस ए स्मूथ सरफेस। ए स्मूथ सरफेस को क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा। आइए आफ्टर कटिंग, ये कट करने के बाद क्या होगा? आफ्टर कटिंग दे प्रोड्यूस, ये क्या प्रोड्यूस करेंगे? ये प्रोड्यूस करेंगे रफ एंड वेवी सरफेस। रफ एंड वेवी, लहरदार, वेवी मीन्स लहरदार, वेवी सरफेस प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो आज की कहानी इतनी, बाकी क्लासिफिकेशन क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्लासिफिकेशन मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है, अगले क्लास में, ठीक है ना। आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक्स, बाय।